देखिए, आज हम लोगों को क्या समझना है, व्युत्क्रम या प्रतीत या प्रतिलोम परासरण। व्युत्क्रम माने भी होता है उल्टा, प्रतीत का मतलब भी होता है उल्टा, और प्रतिलोम का मतलब भी होता है उल्टा। यानी परासरण की क्रिया जब उल्टी होने लगती है तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण या प्रतीत परासरण या प्रतिलोम परासरण। होता क्या है, जब हम अशुद्ध जल को और शुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो परासरण की क्रिया जो होती है शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। ठीक है, रीजन क्या है? तो आप पढ़े हैं कि परासरण की क्रिया जो होती है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। तो जो अशुद्ध जल होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, घुले होते हैं जल के भीतर। जल में ऑलरेडी कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल में केवल क्या होते हैं, जल के ही अणु होते हैं। तो अशुद्ध जल की सांद्रता जो होती है शुद्ध जल से अधिक होती है। अर्थात आप कह सकते हो कि अशुद्ध जल जो होती है सांद्र विलयन के समान व्यवहार करती है, अशुद्ध जल होती है वह तनु विलयन के समान व्यवहार करती है। तो परासरण की क्रिया क्या होती है, शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है, यानी तनु से सांद्र की ओर होती है। लेकिन जब हम अशुद्ध जल के ऊपर एक बाह्य दाब आरोपित कर देते हैं, अशुद्ध जल के ऊपर क्या करते हैं, बाह्य दाब आरोपित कर देते हैं, तो जो परासरण की क्रिया हो जाती है वो विपरीत दिशा में होने लगती है, यानी अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है, जिससे अशुद्ध जल जो होता है धीरे धीरे शुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रिया को ही हम कहते हैं व्युत्क्रम या प्रतीत या प्रतिलोम परासरण। इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रतिलोम परासरण पूछा था, 2 साल पहले इसके व्युत्क्रम परासरण के नाम से पूछा था। 2023 का जब आप सेट उठाकर पढ़ोगे तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि समुद्र जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन आपका प्रतीत दिया था। समुद्र का जल खारा होता है यानी अशुद्ध होता है एक तरह से, और उसको शुद्ध जल में कन्वर्ट करेंगे यानी हमको क्या करना होगा, परासरण क्रिया को उल्टी करनी होगी, विपरीत दिशा में करेंगे। तो जैसे ही खारे जल से क्या होता है वो शुद्ध जल की ओर घूम जाता है, धीरे धीरे क्या होते हैं उसके जितने भी साल्ट्स होती हैं अलग हो जाती है और जल के अणु क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, व्युत्क्रम या प्रतीत या प्रतिलोम परासरण। ठीक है, शुद्ध जल शुद्ध जल व अशुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण की क्रिया परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, परंतु अशुद्ध जल पर अशुद्ध जल पर बाह्य दाब
लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, जिससे शुद्ध जल शुद्ध जल सॉरी अशुद्ध जल अशुद्ध जल शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम या प्रतीप या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए जल में परिवर्तित करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग जो पढ़ना है, परासरण दाब के नियम। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हो, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखे, इसमें एक और हेडिंग बनाइएगा, वन हाफ के तनु बिलियन के सिद्धांत के अनुसार ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। परासरण दाब का जो नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसमें आपको जानना होगा वांट हाफ ने अपने तनु विलियन के सिद्धांत में क्या कहा था। ठीक है, शुरू करें। देखो, वांट हाफ अपने तनु विलियन के सिद्धांत में बताया कि किसी भी तनु विलियन में उपस्थित जो विलेय के कण होते हैं,
वह गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। वान ठाप ने अपने तनु विलयन में क्या कहा था कि किसी भी तनु विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वह गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए गए, जिसमें पहला था वायल वान ठाप का नियम और दूसरा था चार्ल्स वान ठाप का नियम। बायल वान ठाप के नियम में बताया गया कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन में जब ताप को हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं या निश्चित कर देते हैं, तो जो विलयनों का परासरण दाब होता है उनकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल वान ठाप में क्या बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब जो होता है उनकी सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। चार्ल्स वान ठाप में बताया गया कि जब हम सांद्रता को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं यानी कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो विलयनों का परासरण दाब होती है उनके परम ताप के समानुपाती हो जाती है। क्या जाती है, परम ताप के समानुपाती होती है। और इन दोनों नियमों को संयुक्त करके तीसरा नियम जो बनाया गया वह था सामान्य विलयन समीकरण। और जब ये दोनों नियमों को हम आपस में संयुक्त करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होती है PV = nRT, जिसे कहा गया सामान्य विलयन समीकरण। क्या कहा गया, सामान्य विलयन समीकरण। और इस नियम को ही परासरण दाब का नियम कहा गया। हम आगे इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान दें, ध्यान से देखिएगा, किसी तनु विलयन में विलेय के कण पूरा समझ लीजिए, फिर नोट करिएगा। विलेय के कण गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। इस नियम, चाहे इस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए गए। 3 नियम प्रतिपादित किए गए। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला क्या था, पहला था वायल वांट हाफ नियम। वांट हाफ नियम, वायल वांट हाफ के नियम में क्या बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, वो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C। P क्या है, परासरण दाब, और C क्या है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। तो कह रहा है कि ताप को हम स्थिर कर देंगे तो विलयन का परासरण दाब किसके समानुपाती हो जाएगी, विलयन की सांद्रता की। जहां P बराबर क्या है, परासरण दाब, और C क्या है, विलयन की सांद्रता। विलयन की
सांद्रता। ठीक है, जैसे ये नियम खत्म हुआ दूसरा नियम चालू हुआ, कौन सा? चार्ल्स वानट का नियम, चार्ल्स वानट नियम। इस नियम में क्या बताया गया था कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उसकी परम ताप के समानुपाती होती है। अर्थात क्या लिख सकते हो? P इज प्रोपोर्शनल टू T। अब P तो हमको पता हो गया है, जहां T बराबर क्या है? परम ताप को इंग्लिश में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? जो भी डिग्री सी दिया है ना, उसमें 273 केल्विन बस जोड़ दीजिए, तो डिग्री सी से यानी डिग्री सेल्सियस से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाता है? परम ताप हो जाता है। अब तीसरा नियम है सामान्य विलयन समीकरण। सामान्य विलयन समीकरण, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों नियम को संयुक्त करने पर, ठीक है, दोनों नियम को संयुक्त कर देंगे। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? P है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? C इंटू T। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? C इंटू, दोनों में कॉमन क्या था? P था, तो P ले लिए, क्योंकि परासर दाब के समानुपाती क्या होती है? सांद्रता होती है। परासर दाब के समानुपाती परम ताप भी होता है। तो क्या हो जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू CT। अब प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो R होगा। क्या होगा? तो ये हो जाएगा P इक्वल टू RCT। क्या हो जाएगा? RCT। क्या हो जाएगा? RCT हो जाएगा ना। R क्या है? गैस स्थिरांक है। क्या है? गैस स्थिरांक है, जिसका मान होगा आपका R का 0.0821। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उसमें R की वैल्यू दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा तो आपको यही वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या रखोगे? 0.0821। क्या रखोगे? 0.0821। अब देखो बाबू, चूंकि C क्या है? सांद्रता है। सांद्रता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता है? मोल प्रति लीटर में। मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। और लीटर क्या है आपका? आयतन है। क्या है? तो क्या हो जाएगा? N अपान में V। C बराबर हम क्या रख सकते हैं? N अपान में V रख सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा आपका, R तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। C के स्थान पे क्या रखेंगे? N अपान में V, इंटू में क्या हो जाएगा? C। अब देखिए V जो है इधर क्या कर रहा है? भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। पक्षांतर कर देंगे तो क्या करेगा? गुणा करेगा। तो V को इधर लाएंगे, जब V इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा PV। क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समायोजित करेंगे, NRT लिख देंगे। तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा? NRT, जिसे हम कहेंगे सामान्य विलयन समीकरण। सामान्य विलयन समीकरण। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, जहां P क्या है बाबू? P क्या है? परासरण दाब है। क्या है? V क्या है? आयतन है, विलयन का आयतन, विलयन का, ठीक है। N क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या।
ठीक है। आर क्या है बाबू? गैस स्थिरांक, जिसका मान क्या रखेंगे? 0.0821। ठीक है। और ये होता है एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसकी क्या हो जाएगी यूनिट? लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, और टी क्या है? परम ताप है। टी क्या है बाबू? परम ताप है। ठीक है। देखें नोट, कुछ बुक में पीवी इजकल टू एनआरटी को पाई भी इजकल टू एनएसटी लिखा है, लिखा है। बाबू किसके स्थान पे क्या लाया है? पी के स्थान पे पाई, और आर के स्थान पे एस लाया है ना। तो जो पी है वही पाई है, और जो आर है वही एस है। ठीक है। कुछ किताबों में आप जाएंगे तो पी भी इक्वल टू एनआरटी को लिखा गया है पाई भी इक्वल टू एनएसटी। क्या लिखा गया है? एनएसटी। दोनों सामान्य विलयन समीकरण ही होता है। ठीक है। अगला देखिए नोट, यदि पी भी इक्वल टू एनआरटी को इस प्रकार लिखे तो, लिखे तो किस प्रकार से? तो भी को लाइए यानी के, अरे भी इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग देगा, तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू एन अपान में भी R इंटू हो जाएगा T, हो जाएगा। अभी ध्यान दें, क्योंकि n अपान में भी इक्वल टू अभी पड़े होते हैं C, और चूंकि n अपान भी इक्वल टू होता है M भी। M M क्या है बाबू? मोलरता है। क्या है? मोलरता पढ़े हो ना कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे व्यक्त किसमें किया जाता है? मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। तो यन अपान भी इक्वल टू होता है सी, अभी पीछे पढ़ा गया है, और यन अपान भी का मतलब होता है एम भी। क्या हो जाएगा? एम। ठीक है। तो इसलिए P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बाबू? एन अपान भी के जगह पे C लिख देंगे तो CRT हो जाएगा, और P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? MRT भी हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये भी फार्मूला आपका यूज होगा न्यूमेरिकल में, एक ये फार्मूला आपका यूज होगा न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं इसको भी यूज करते हुए आप देखेंगे। ठीक है। अब आगे चले, यदि यदि मोलों की संख्या ज्ञात न हो तो, मोलों की संख्या ज्ञात न हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वल टू व्हाट? अगर यन यहाँ मोलों की संख्या है ना, अगर मान लो मोलों की संख्या ज्ञात ना हो तो पढ़े हो यन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान में एम। ये क्या है? भार, और ये है आपका, अगर क्या होता है मोलों की संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं? भार में अणुभार से भाग दे दिया जाता है। तो अगर हम यन के जगह पे इसको पुट कर दे यहाँ यन के जगह पे, तो क्या आ जाएगा? पी भी इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपान में एम, इंटू में हो जाएगा आर, इंटू में हो जाएगी आपकी टी। इस वाले फार्मूले का भी यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। ठीक है।